बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत की लिस्ट जारी हो चुकी है। अजीत पवार गुट ने 38 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, 288 कुल सीटें हैं और अब महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत गुट की लिस्ट जारी हो चुकी है। 38 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नाम अजीत पवार ने घोषित किए हैं, यानी कि वो कैंडिडेट्स, वो चेहरे सामने आए। लगातार वो समीकरण साधते हुए चेहरों को ध्यान में रखा जा रहा था कि कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें मैदान में उतारा जाए। और अब आप देखिए, अजीत पवार गुट ने अपने 38 कैंडिडेट्स, 38 उम्मीदवार हैं जिन्हें घोषित कर दिया है। अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त खुद बारामती से अजीत पवार मैदान में नजर आएंगे। तो 38 कैंडिडेट की लिस्ट सामने आ चुकी है और अजीत पवार ने बारामती से लड़ने का फैसला लिया है। इंतजार किया जा रहा था। ये लिस्ट पूरी इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लिस्ट भी सामने आ चुकी है और इस लिस्ट में जो नाम है वो भी आपको बताते हैं। देखिए किस तरीके से कोपरगांव श्री आशुतोष यहाँ से मैदान में होंगे, अकोले से किरण मैदान में होंगी। इसके अलावा ये तमाम नाम आप देख रहे हैं। जुन्नर की अगर बात करें, यहाँ से अतुल मैदान में हैं। इसके अलावा चंदगढ़ राजेश पाटिल यहाँ से अजीत गुट की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। पुसद से अगर बात करें तो इंद्रनील नाइक हैं। अमरावती शहर की बात करें तो सुलभा खोड़के हैं। नवाबपुर की अगर बात करें तो मैदान में भरत गावित को उतारा गया है। पाथरी की बात करें तो निर्मला उत्तम राव को मैदान में उतारा है। और ये तमाम वो नाम हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं जिनको मैदान में अजीत गुट की तरफ से उतारा गया है। वो ये चेहरे हैं जिनको सोच समझकर, जिताऊ चेहरे कहीं ना कहीं इनको मानकर अजीत पवार गुट ने मैदान में उतारा है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। ब्रिज मोहन श्रीवास्तव इस वक्त अजीत गुट के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिज मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। जो लिस्ट है 38 उम्मीदवारों की घोषित कर दी गई है, आप इसे कैसे देखते हैं? और जो कहीं ना कहीं समीकरण साधने की कोशिश की जा रही, लगता है ये जिताऊ चेहरे हैं सारे? ब्रिज मोहन जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, कहिए। देखिए कि ये जो 38 नाम आज हम लोगों की पार्टी की तरफ से दिए गए हैं जी, इसके अलावा भी और एक सूची और है जिसपे अभी काम चल रहा है जी। तो मुझे लगता है वो नाम भी सामने आ जाएंगे। जहां तक बात इन नामों की है तो ये सारे वो नाम हैं जो बहुत ही लोगों से बातचीत करने के उपरांत हमारी पार्टी के जो रैंक एंड फाइल है उन लोगों से मिली जानकारी के आधार पर ये नाम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अंतिम रूप इनको दिया है। और इसमें हमारे, चूंकि आप वहां पे हम लोग गठबंधन में हैं, महायुति में हमारे साथ 2 और दल हैं, बीजेपी और शिवसेना। हम लोगों ने उन लोगों के साथ भी इस मामले में पूरी तौर से एक सकारात्मक और सामंजस्य के साथ इन नामों को तैयार किया है। और ये काम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने भी किया है, जिससे कि हम महायुति की सरकार बनाने के लिए हम ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारे हैं जो जीत की जिनकी संभावनाएं अधिकतम हो। उसी के अंतर्गत ये सूची भी हम लोगों ने जारी की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान ये बातें और स्पष्ट हो जाएंगी कि हमने जो उम्मीदवार उतारे हैं ये उस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय और सबसे चहेते नेता के रूप में हैं। सर एक बात और, क्योंकि जब पिछला विधानसभा इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, तो इस वक्त एनसीपी एक साथ थी, उसमें 2 फाड़ नहीं हुए थे। तब जाहिर सी बात है समीकरण अलग थे। अब समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे में ज्यादा मशक्कत इन चेहरों को उतारने के लिए करनी पड़ी, ज्यादा सोचना पड़ा, क्योंकि उस वक्त तो 2 फाड़ नहीं थी? हाँ देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तौर से सहमत हूँ जी कि जब हम लोगों ने 2019 में चुनाव लड़ा था तो उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सारे लोग, हम लोग एक साथ थे। लेकिन अब से लगभग 2-2.5 साल पहले हमारे कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने पार्टी को छोड़कर उन लोगों ने अपनी एक दूसरी पार्टी बना ली। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हम लोगों को इसमें मेहनत तो करना पड़ी है और उसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी लगातार किए हैं जिससे कि हम बेहतर लोगों को निकाल सकें। और ये कहना भी आपका बिल्कुल सच है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि महाराष्ट्र का ये जो चुनाव है ये थोड़ा सा बदली हुई परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ
शिवसेना में भी दो अलग अलग खेमे तैयार हुए, इसी प्रकार से एनसीपी में भी हम 2 लोग हुए हैं। तो थोड़ा सा हमारा कार्यकर्ता में शुरुआत में परेशानी थी, लेकिन अब इस दौर में सारे कार्यकर्ता भी समझ चुके हैं कि असली पार्टियां कौन सी हैं। तो इसलिए प्रयास हम लोगों ने किए हैं और मुझे लगता है कि इन सारे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम 23 तारीख को देखने को मिलेगा। 23 नवंबर को जब परिणाम आएगा उसमें महायुति की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जी, और एक और चीज सर, क्योंकि ये विश्वास आप लोगों का पूरा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एनसीपी शरद की बात करें तो जाहिर सी बात है आप लोगों की लिस्ट सामने आ चुकी है, वहां पर अभी भी सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आपकी वहां पर जो देरी हो रही है, बात बन पाएगी और आप लोगों की इस लिस्ट के आने के बाद वो भी अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के सामने ज्यादा बड़ी दुविधा है, क्योंकि वहां मुद्दा यह है कि वहां जो 3 दल हैं, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना और पवार साहब की शिवसेना, पवार साहब की एनसीपी, इन तीनों में उतनी बेहतर तरीके से संवाद स्थापित नहीं हो पाया जिसकी जरूरत गठबंधन में होती है। वहीं महायुति के अंदर एक अच्छी बात ये रही है कि हमारे जो तीनों नेता हैं और हमारे पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है वो लगातार एक दूसरे से बात करता रहा है। तो इस प्रकार की कोई हमारे यहाँ पर संवादहीनता नहीं हुई है। यही कारण है कि वहां उस तरफ INDIA के या महाविकास अघाड़ी में जो चयन की जो प्रक्रिया है वो जो स्लो है, धीमी जो प्रक्रिया, उसके पीछे मूल कारण यही है कि वहां पे संवादहीनता है। और वहां आदरणीय संजय राउत जी के रूप में कैसे प्रवक्ता उनके पास हैं, जो प्रतिदिन जितनी मेहनत महाविकास अघाड़ी के नेता करते हैं, ये अगले दिन सुबह 9 बजे उठ के सबों पे पानी फेर देते। इसलिए शायद वहां मुझे लगता है कुछ ज्यादा परेशानी आ रही है। जी, MVA को लेकर खबरें ये भी हैं कि इस बार जो उद्धव ठाकरे की अगर पार्टी की बात करें तो क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से कम सीटों पर लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है ये माना जा रहा है कि बैकफुट पर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए वो लिस्ट एनसीपी अजित गुट की आपको दिखा रहे हैं 38 कैंडिडेट्स की, जो जारी कर दी गई है। तो एक एक नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिलीप वलसे पाटिल अंबेगांव से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तमाम कैंडिडेट्स की तो एक एक नाम आप देख सकते हैं। अहमदपुर से बाबा साहेब पाटिल अजित गुट के उम्मीदवार बनाए गए हैं। कागल से हसन मुशरीफ अजित गुट के कैंडिडेट हैं। दिलीप वलसे पाटिल को अंबेगांव से टिकट दिया गया है। पल्ली से धनंजय मुंडे को टिकट दिया गया है। येवला से देखिए एक और कैंडिडेट जिनको टिकट दिया गया है। तो तमाम नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये लिस्ट एनसीपी अजित गुट की जारी हो चुकी है। अभी आप सुन भी रहे थे क्योंकि एनसीपी अजित गुट के नेता से हम बात कर रहे थे, बृजमोहन जी से, और वो ये कह रहे थे कि उन्हें पूरा विश्वास है उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जाहिर सी बात है वो चुनाव जीतेंगे, उनकी जीत होने वाली है, महायुति की जीत होगी। दूसरी तरफ वो महाविकास अघाड़ी को लेकर ये भी कह रहे थे कि वहाँ पर तालमेल की कमी है, बातचीत उस तरीके से नहीं हो पाती है। एक तरफ आप देखिए एनसीपी अजित गुट की तरफ से तो लिस्ट जारी कर दी गई है, दूसरी तरफ अगर हम महाविकास अघाड़ी की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी ये तय नहीं हो पाया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी पार्टी कांग्रेस से कम सीटों पर लड़ेगी, और इसके पीछे की वजह 2024 लोकसभा चुनाव में क्योंकि 21 सीटें शिवसेना को दी गई थी और उसमें से महज उद्धव गुट की जो पार्टी थी वो सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस की तरफ से बेहद शानदार प्रदर्शन रहा था और 13 सीटें वो जीते थे। उनको जितनी सीटें दी गई थी 19 सीटों के आसपास, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें दी जाएंगी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी उस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, एनसीपी अजित गुट की जो लिस्ट जारी की गई है, कौन कौन से समीकरण हैं जिनको ध्यान में रखकर ये लिस्ट जारी की गई है? पहली बात तो है वो सभी लोग जिन्होंने उस समय अजीत पवार पे विश्वास जताया जब वो अपने चाचा को छोड़कर अपनी नई राह चुन रहे थे,
यही उद्धव ठाकरे के साथ था और यही जाहिर तौर पर जब कल रात को शिंदे गुट की लिस्ट आई, उसमें भी जब हमने नाम पढ़े तो यही नजर आ रहा था कि तरजीह उन तमाम लोगों को दी गई है जिन्होंने उस समय स्प्लिट के दौरान जब पार्टियां अलग होती हैं उस समय शिंदे का साथ दिया उद्धव ठाकरे के बजाय। तो अब इस चुनाव की चुनौती जो सामने नजर आ रही है, इसमें उन लोगों को तो दिया ही गया है, वो तमाम लोग जो कि जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो कि जाहिर तौर पे पार्टी के प्रति ऑनेस्ट हैं, पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इन तमाम लोगों की सूची नजर आ रही है। और इसके साथ साथ उन तो आप देखिए कि अब अजीत पवार की जो सीधी लड़ाई होगी वो किससे होगी? वो लड़ाई होगी अपने चाचा के गुट से, उनके समर्थकों से। तो जाहिर तौर पे इसको ऐसे ही देखकर दिया गया है कि किस तरीके से वो शरद पवार के वोट को कैसे काट सकेगा। ठीक वैसे ही यही उद्धव ठाकरे और शिवसेना के बीच हुआ है, शिंदे शिवसेना, कि कैसे हम एक दूसरे के वोट में सेंधमारी कर सकें। तो जिताऊ उम्मीदवारी, जातीय समीकरण, अपने समर्थकों को यहाँ पर टिकट दी गई है और सभी को ये कहा गया है कि ये वो घड़ी है परीक्षा की कि अगर इस चुनाव में ये तय हो जाएगा कि कौन सी असली एनसीपी है या कौन सी असली शिवसेना है, और ये तभी तय हो पाएगा जब ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीत कर आएंगे। और ये लड़ाई आमने सामने की है। शिवसेना जो शिंदे वाली है उसकी चुनौती है कि वो उद्धव से ज्यादा सीटें जीत कर आए। ठीक वैसे ही अजीत पवार के सामने ये चुनौती है कि उनके समर्थक इतना अच्छा चुनाव लड़े कि वो शरद पवार से ज्यादा सीटें जीत कर आए। तो ऐसी स्थिति में ये अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई होने के चलते यहाँ पर जो टिकट वितरण हुआ है ये समर्थकों का हुआ है, विनेबिलिटी पर हुआ है, जातीय समीकरण को देखते हुए किया गया है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में 99 सीटों पर अनाउंस कर चुकी है और अब आज और कल में बाकी की बची सीटों पर अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि जल्द ही अब सभी लोग चुनाव प्रचार के मैदान में उतरने वाले हैं। जी अदिति, एक और सवाल, क्या महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर कोई समीकरण बना है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होनी है और लगातार जो खबरें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी उद्धव ठाकरे की पार्टी से। बिल्कुल, देखिए महाविकास अघाड़ी के अंदर अगर बात करें तो सीटों का समीकरण बनता नजर आ रहा है। जैसे कि कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो 96 से 100 और एनसीपी 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान आज कर सकती है और आज ही कई सूची बाहर भी आ सकती है। आज उपचुनाव को लेकर भी कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए राज्य की 288 सीटों पर मंगलवार को महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग, आपने देखा कितनी लंबी बैठक का दौर चला था, करीब 4 घंटे तीनों पार्टियों के नेताओं के बीच बैठक चली थी। उससे पहले 8 घंटे की एक बैठक थी, तब उद्धव ठाकरे नाराज हो गए थे 12 सीटों को लेकर। बैठक के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने यह भी कहा कि एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है और अब कोई और मीटिंग नहीं होगी और ये माना जा रहा है कि बुधवार यानी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग को ऐलान किया जाएगा। एकजुटता की एक तस्वीर भी दिखाई जा सकती है। अब देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक एमवीए के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के आधार पर बनाकर जो 2024 का रिजल्ट का जो आधार था उस पर विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग की गई है जी, उस लिहाज से उसको वो सीट दी गई है। अब देखिए, कांग्रेस 100 से 105 जैसा मैंने बताया। ठीक है अदिति।